हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक को करने वाले हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुगलों का पतन। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था मुगलों के अंदर। देखिए, मैंने ये बताया था जो मध्यकालीन इतिहास है, इस मध्यकालीन इतिहास में मुगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मुगलों में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, बाबर से लेके औरंगजेब तक जितने भी योग्य मुगल शासक हैं वो सारे के सारे पढ़ लिए थे। 6 इनमें पढ़ने का हमारे पास कुछ ना कुछ था। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। अब ये उत्तरवर्ती मुगल शासक क्या हैं वो गौर से सुन लीजिए। तो जो ये उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, ये हम पास्ट मुगल शासक बोलते हैं, डाउनफॉल्स ऑफ मुगल बोलते हैं। हम अब लगभग 12 शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी शासक हैं ये सारे के सारे अयोग्य हैं, इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। फिर भी यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम के, तो हम इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास के टॉपिक का जो नाम है, इस टॉपिक का नाम है डाउनफॉल्स ऑफ मुगल, यानी मुगलों का पतन। आज के टॉपिक का नाम है मुगलों का पतन। मुगलों का पतन। और मुगलों का पतन हमें कहां से कहां तक पढ़ना है? तो औरंगजेब को आपने 1707 तक पढ़ा था, इसे 1707 से लेकर 1857 तक कंटिन्यू करेंगे। 1707 से लेकर 1857 तक कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, औरंगजेब की जब डेथ हुई, आपने लास्ट 1707 में औरंगजेब पढ़ा था, औरंगजेब की डेथ हुई थी। तो देखिए, औरंगजेब की डेथ होने के बाद उसके 3 बेटे थे। उन तीनों बेटों में के अंदर आपसी युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ जजाओ। एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था जजाओ का युद्ध। तो हम पढ़ते हैं, एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था जजाओ का युद्ध, बैटल ऑफ जजाओ, जजाओ का युद्ध। तो जो ये जो जजाओ का युद्ध था, ये किस किस के बीच हुआ था? एक साइड तो इस युद्ध के अंदर था मुअज्जम, एक साइड था इस युद्ध के अंदर आजम, और आजम का साथ दे रहा था कामबख्श, इसका साथ दे रहा था कामबख्श। तो देखिए, हम पढ़ते हैं आजम मुअज्जम कामबख्श, यानी आजम और कामबख्श एक साइड थे, मुअज्जम एक साइड था। मुअज्जम की जीत हुई और आजम और कामबख्श को हरा दिया गया। और आप याद रखोगे, यही मुअज्जम आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम कहलाया। इसी का नाम क्या है? बहादुर शाह प्रथम। तो याद रखोगे, इसी का नाम है बहादुर शाह, यही कहलाया बहादुर शाह प्रथम। अब जैसे ये युद्ध जीत गया तो ये गद्दी पर बैठा, और इसी का नाम क्या है? बहादुर शाह प्रथम। इसी का नाम है बहादुर शाह प्रथम। अब देखिए, इसका एक नाम और मिलता है, वो क्या मिलता है बुक्स में? शाह आलम प्रथम। तो आप याद रखोगे, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम ये एक ही हैं। इन्होंने शासन कब से कब तक किया है? 1707 से 1712 तक। तो हम पढ़ते हैं, इन्होंने जो शासन है वो 1707 से 1712 तक किया है। इसमें हम पढ़ते हैं, यह 65 साल की उम्र में, यह 65 साल की उम्र में, यह 65 साल की उम्र में बादशाह बना था। 65 साल की उम्र में बादशाह बना था, इसीलिए इसको बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? बूढ़ा बादशाह। और इसी को इतिहास में बूढ़ा बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम और बूढ़ा बादशाह, इसी को बोला जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये बूढ़ा होने की वजह से इसको अपने शासन की खबर नहीं रहती थी, इसी को क्या बोला गया है? शाह ए बेखबर। इसी का नाम क्या है? शाह ए बेखबर। तो हम पढ़ते हैं, इसे अपने शासन की खबर नहीं थी और इसी का नाम क्या है? शाह ए बेखबर। तो मैंने काफ़ी सारे इसके नाम लिख दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपने औरंगजेब के अंदर लास्ट ये पढ़ा था, औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करके उसकी पत्नी येसुबाई और साहू को गिरफ्तार किया था। इसने क्या किया? इसने मराठाओं के साथ अपने रिलेशन सुधारने के लिए, क्योंकि औरंगजेब की जरूरत से ज्यादा धार्मिक कट्टर नीति की वजह से जो मुगल हैं और जो मराठा हैं, या फिर मुगलों का लगभग सारे भारतीय
भारतीय राजाओं के साथ 36 का आंकड़ा हो चुका था। अब यहाँ पे इसने राजा बनते ही क्या किया, सभी के साथ मित्रता करने की कोशिश की और इसने मराठाओं के साथ मित्रता करने के लिए साहू को आजाद कर दिया। तो हम पढ़ते हैं इसने 1707 में साहू को आजाद कर दिया, साहू को आजाद कर दिया। 1707 में इसने साहू को आजाद किया, वही साहू जिसे औरंगजेब ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1712 में बंदा बहादुर बैरागी ने इसकी हत्या कर दी। बंदा बहादुर बैरागी ने इसकी हत्या कर दी। बंदा बहादुर बैरागी ने इसकी हत्या कर दी, इसे मार दिया। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें, बहादुर शाह प्रथम में। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले राजा के बारे में। बहादुर शाह प्रथम के बाद इसका बेटा अगला राजा बना, जिसका नाम था जहांदार शाह, जिसका नाम था जहांदार शाह, जिसका नाम था जहांदार शाह। और जहांदार शाह कब से कब तक गद्दी पर बैठा था, 1712 से लेकर 1713 तक। तो हम पढ़ते हैं 1712 से लेकर 1713 तक गद्दी पर बैठा जहांदार शाह। तो हम पढ़ेंगे जहांदार शाह के बारे में। इसमें हम पढ़ते हैं इसने भी क्या किया, इसने भी, इसको पता था औरंगजेब की जरूरत से ज्यादा धार्मिक कट्टरनीति थी, इसलिए इसने भी भारत के राजाओं के साथ अपने रिलेशन सुधारने के लिए इसने क्या किया, जयपुर के राजा, तो हम पढ़ते हैं इसने जयपुर के राजा जयसिंह को, इसने जयपुर के राजा जयसिंह को, इसने जयपुर के राजा जयसिंह को मिर्जा और सवाई की उपाधि दी। इसने जयपुर के राजा को दो उपाधियां दी थी, वो दो उपाधि कौन सी थी, मिर्जा और सवाई। इसीलिए सवाई राजा जयसिंह या मिर्जा सवाई राजा जयसिंह बोला जाता है। इसी ने रिलेशन सुधारने के लिए इन राजपूतों के साथ में जयसिंह को ये उपाधि दी। इसके बाद इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को, इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को, मारवाड़ को ही क्या बोला जाता है, जोधपुर। इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को एक उपाधि दी और उसको क्या उपाधि दी, महाराजा की, महाराजा की, महाराजा राजा अजीत सिंह। इसने राजपूतों के साथ रिलेशन सुधारने के लिए उनको ये उपाधि दी। इसमें हम पढ़ते हैं इसने दिल्ली में एक वैश्यावर्ती करने वाले जो ये था, हम पढ़ते हैं जहांदार शाह, ये दिल्ली में वैश्यावर्ती करने वाली एक औरत थी जिसका नाम था लाल कुंवर, जिसका नाम था लाल कुंवर, और इसी लाल कुंवर से ये प्रेम करता था। तो गौर से देखिए, दिल्ली के अंदर वैश्यावर्ती करने वाली एक औरत थी जिसका नाम था लाल कुंवर। ये जहांदार शाह लाल कुंवर से प्रेम करता था और इसके साथ विवाह करना चाहता था। इसीलिए इसका एक नाम पड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लंपट मूर्ख। इसीलिए इसको इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है, लंपट मूर्ख। तो देखिए, वेश्या से प्रेम करता था, विवाह करना चाहता था, इसीलिए इसको इतिहासकारों ने नाम क्या दे दिया है, लंपट मूर्ख नाम दिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं जब इसने इसके साथ विवाह करने की कोशिश की, या फिर ये कहा जाता है ये जहांदार शाह क्या करता था, हमेशा इसके साथ समय बिताता था और लाल कुंवर की फैमिली में या लाल कुंवर की फैमिली वालों को ही अपने यहाँ राजघराने में सबसे ऊंची पोस्ट देता था। जब इसके बारे में इसके दो सैनिकों को पता चला, दो मुस्लिम भाइयों को पता चला, तो उन्होंने क्या किया, इस राजा को गद्दी से उतार दिया, यानी जहांदार शाह की हत्या कर दी। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1713 की। 1713 में सैयद बंधुओं ने, दो भाई थे इसके सेना में, सैयद बंधुओं ने, और उन दो भाइयों का नाम क्या था, तो हम पढ़ते हैं सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या कर दी, सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी। और सैयद बंधु जो दो भाई थे, इन सैयद बंधुओं का नाम क्या था, तो वो देख लीजिए। तो हम पढ़ते हैं, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, एक का नाम था
हुसैन अली खान, एक का नाम था हुसैन अली खान। तो देखिए इन दोनों भाइयों ने हत्या कर दी जहांदार शाह की, यानी इस राजा को गद्दी से उतार दिया। अब ये राजा हट चुका है, पावर इन दोनों के हाथ में आ चुकी है। अब इन दोनों ने ये किया, ये खुद गद्दी पर नहीं बैठे, इन्होंने इसी की फैमिली में से किसी को गद्दी पर बैठा दिया, और इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया किसको? फर्रुखसियर को। तो इन्होंने इसी की फैमिली से गद्दी पर बैठा दिया किसको? फर्रुखसियर को। तो हम पढ़ेंगे फर्रुखसियर, इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया फर्रुखसियर को। और फर्रुखसियर को 1713 से लेकर 1719 तक हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए अब फर्रुखसियर गद्दी पर क्यों बैठा? उन दोनों भाइयों की वजह से। इसलिए फर्रुखसियर ने क्या किया? उन दोनों भाइयों को बड़ी पोस्ट दे दी। वो कैसे? फर्रुखसियर ने क्या किया? अब्दुल्ला खां को, फर्रुखसियर ने जो अब्दुल्ला खां था इसको वजीर बना दिया, इसको वजीर बना दिया यानी मंत्री बना दिया। दूसरा भाई कौन था? हुसैन अली खान। दूसरा भाई कौन था? हुसैन अली खान। और जो हुसैन अली खान था इसे क्या बना दिया? इसे मीर बख्शी बना दिया, यानी सेनापति बना दिया, मीर बख्शी बना दिया। अब देखिए इन दोनों भाइयों की वजह से ये गद्दी पर बैठा। इसने गद्दी पर बैठते ही क्या किया? इन दोनों भाइयों को सबसे बड़े पद दे दिए, इन दोनों भाइयों को सबसे बड़े पद दे दिए, एक को पीएम और एक को सेनापति बना दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1713 की। 1713 में जो बंगाल था, देखिए बंगाल पहले मुगलों के ही पास था, तो जो बंगाल प्रांत था ये मुगलों से अलग हो गया, ये मुगलों से स्वतंत्र हो गया। तो हम पढ़ते हैं ये मुगलों से स्वतंत्र हो गया। तो हम पढ़ते हैं जो बंगाल प्रांत था ये 1700 में, ये 1713 में मुगलों से स्वतंत्र हो गया, और बंगाल का ही एक सूबेदार था। तो हम पढ़ते हैं बंगाल का ही इनका एक सूबेदार था, यानी मुगलों का ही सूबेदार था। इसी ने बंगाल को आज़ाद करा दिया, और यही सूबेदार ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इसी ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, इसी ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। और बंगाल का जो पहला नवाब था, तो आप याद रखोगे फर्स्ट नवाब जो बंगाल का था उसका नाम क्या था? मुर्शिद कुली खान, जो मैं बंगाल में आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटी में, मुर्शिद कुली खान। तो हम पढ़ते हैं कौन था? मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। तो देखिए मैंने ये बताया है इन्हीं का प्रांत था बंगाल, और बंगाल में इन्हीं का एक सूबेदार था। तो हुआ क्या? इन्हीं के सूबेदार ने इन्हीं से बंगाल को आज़ाद करा लिया और अपने आप को बंगाल का पहला नवाब घोषित कर दिया, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। तो ये भी आप याद रखोगे, मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला नवाब था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने क्या किया 1716 में, इसने 1716 में बंदा बहादुर बैरागी को मरवा दिया। इसने 1716 में बंदा बहादुर बैरागी को मरवा दिया। अब आप ये कहोगे बंदा बहादुर बैरागी कौन था? दूसरी बार जिक्र हुआ है, बंदा बहादुर बैरागी की हत्या करवा दी। अब गौर से सुनिए, देखिए सिखों का सर्वेंट, सिखों का नौकर था बंदा बहादुर बैरागी, जो कश्मीर का रहने वाला था। और इसी ने जो गुरु गोविंद सिंह के बेटों की मौत का बदला लिया, गुरु गोविंद सिंह की मौत का बदला लिया, लगातार मुगलों के साथ लड़ने का काम करता था ये। एक बार इसने क्या किया था? बहादुर शाह प्रथम की हत्या कर दी थी, लेकिन अब की बार फर्रुखसियर ने इसे ही मरवा दिया। तो हम पढ़ते हैं 1716 में बंदा बहादुर बैरागी की हत्या करवा दी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1717 की। 1717 में फर्रुखसियर ने, ये क्वेश्चन याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एक बार एग्जाम में तो आ चुका है, सेकंड बार आ सकता है। 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान, गोल्डन फरमान दिया, स्वर्णिम फरमान दिया। आप ये कहोगे सर ये स्वर्णिम फरमान क्या था? ये अंग्रेजों के लिए स्वर्णिम फरमान था। इसका मतलब ये था अंग्रेजों को उड़ीसा और बिहार में, स्वर्णिम फरमान का मतलब क्या है? अंग्रेजों को उड़ीसा, बिहार और बंगाल में, उड़ीसा, बिहार और बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का,
कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया, इसका मतलब यही है, कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं देखिए ये क्या था, एक बार फिर समझाता हूं। बात है 1717 की, इस कहानी को गौर से सुन लीजिए। ये कहा जाता है जो ये फरुखसियर था, फरुखसियर के पैर के अंदर एक फोड़ा था, एक फुंसी थी, जिसका इलाज इसने भारत के सभी राजवैद्यों से करवाया और कोई भी राजवैद्य इसके पैर को ठीक नहीं कर पाया। इसके शासनकाल में एक अंग्रेज डॉक्टर आया जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। उसने इसके पैर को पेट्रोलियम जेली लगा के एक हफ्ते के अंदर ठीक कर दिया। ये खुश हुआ क्योंकि इसको एक प्रकार से जीवनदानी मिल गया था। ये अपने पैर से तंग आ चुका था, कटने तक की नौबत आ चुकी थी इसके पैर को। तो यहाँ पे ये खुश हुआ और इसने खुशी खुशी में क्या किया, अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दे दिया, गोल्डन फरमान दे दिया। गोल्डन फरमान का मतलब ये है अंग्रेजों को उड़ीसा, बिहार और बंगाल में बिना करके व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब जैसे ही इसने ये अधिकार दे दिया, इस अधिकार से खुश नहीं हुए कौन, वो दो भाई जिनको सैयद बंधु कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने इसको गद्दी पर बैठाया था, इसने उनसे बिना पूछे ये फरमान दे दिया। उनको बुरा लगा, उनको पता चल गया अब समय आ चुका है इसको गद्दी से हटाने का, इसकी हत्या करने का और एक नया राजा बनाने का। इसलिए उन दोनों भाइयों ने क्या किया, उन दोनों भाइयों ने वो गए मराठाओं के पास और मराठाओं के पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, उसके साथ दिल्ली की संधि की 1719 में। और उन्होंने कहा अगर बालाजी विश्वनाथ इसकी हत्या कर देगा तो जब मराठा अटैक करेंगे दिल्ली पे तो वो दोनों भाई साथ दे देंगे इसका, बालाजी विश्वनाथ का। तो हम पढ़ते हैं 1719 में, हम पढ़ते हैं 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने, और ये कौन था, पहला पेशवा था। ये कौन था, पहला पेशवा था मराठाओं का। बालाजी विश्वनाथ ने फरुखसियर की हत्या कर दी, फरुखसियर की हत्या कर दी। तो हम पढ़ते हैं फरुखसियर को किसने मारा था, 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने मारा था, उन दोनों भाइयों की वजह से। उन दोनों भाइयों ने इसको ही मरवा दिया, लेकिन अब भी गद्दी पर नहीं बैठे, अब भी इन्हीं की फैमिली में से किसी को गद्दी पर बैठा दिया। और हम पढ़ते हैं अब गद्दी पर किसे बैठाया इन्होंने, रफी उद दरजात को। अब गद्दी पर बैठाया इन्होंने उन्हीं की फैमिली में से रफी उद दरजात को, इन्होंने गद्दी पर बैठाया रफी उद दरजात। और रफी उद दरजात कब गद्दी पर बैठेगा, 1719 के अंदर ही। इसमें हम पढ़ते हैं इसने सिर्फ 4 महीने शासन किया था, इसने सिर्फ 4 मंथ शासन किया था, इसने सिर्फ 4 महीने शासन किया। क्यों? क्योंकि इसकी डेथ हो गई। और इसकी डेथ किस वजह से हुई थी, तो हम पढ़ते हैं अतिसार रोग की वजह से इसकी डेथ हो गई। अतिसार रोग के कारण इसकी डेथ हो गई, यानी ये ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका भाई गद्दी पर बैठाया गया जिसका नाम था रफी उद दौला, जिसका नाम था रफी उद दौला। और रफी उद दौला कब से कब तक पढ़ेंगे, 1719 में ही। रफी उद दौला में हम क्या पढ़ते हैं, इसने सिर्फ 2 महीने शासन किया था, इसने सिर्फ 2 मंथ शासन किया, इसने सिर्फ 2 मंथ शासन किया। इसने 2 महीने शासन क्यों किया, क्योंकि हम पढ़ते हैं टीबी की वजह से, टीबी हो जाने की वजह से इसकी भी डेथ हो गई, यानी इन दोनों भाइयों की भी डेथ हो गई। अब उन दोनों भाई सैयद मोहम्मद, जो दोनों भाई थे सैयद बंधु थे, उन्होंने क्या किया, इन्हीं के फैमिली में से एक को गद्दी पर बैठा दिया जिसका नाम था मोहम्मद शाह। इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया किसको, मोहम्मद शाह को। इसी को बोला जाता है इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला। यही है मोहम्मद शाह रंगीला जिसने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया था। तो यही है मोहम्मद शाह रंगीला जिसने 1719 से 1748 तक शासन किया था। इसमें हम पढ़ते हैं देखिए जैसे ये गद्दी पर बैठा, इसको गद्दी पर बैठाया किसने था, सैयद बंधुओं ने, दोनों भाइयों ने। गद्दी पर बैठते इसके माइंड में ये आया, जो ये सैयद बंधु हैं ये पिछले काफी टाइम से क्या कर रहे हैं, किसी राजा को गद्दी पे बैठाते हैं, टाइम आने पर उसकी हत्या करवा देते हैं, जैसे सभी की करवा दी है। तो इसके माइंड में आया अभी तो इसको भी गद्दी पर बैठाया है, लेकिन समय आने पर इसको गद्दी से उतार सकते हैं, इसलिए चतुर था। इसने शासक बनते ही पहले उन दोनों भाइयों को रास्ते से हटा दिया। तो हम पढ़ते हैं इसने क्या किया, इसने चिनक्लिच खां के हाथों,
इसने क्या किया, तो हम पढ़ते हैं इसने चिनक्लिच खां के हाथों, ये चिनक्लिच खान कौन था, तो गौर से देख लीजिए, इसने चिनक्लिच खां। अब ये चिनक्लिच खान कौन था, तो निजाम उल मुल्क। इस चिनक्लिच खान का एक नाम और है, और वो नाम क्या है, निजाम उल मुल्क। इसका नाम है निजाम उल मुल्क। तो याद रखेंगे इसी का नाम निजाम उल मुल्क है, ये हैदराबाद का रहने वाला था। तो इसने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने, इसने चिनक्लिच खान यानी निजाम उल मुल्क के हाथों सैयद बंधुओं को मरवा दियो। इसके हाथों सैयद बंधुओं को मरवा दिया, सैयद बंधुओं को मरवा दिया, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। तो हम पढ़ते हैं चिनक्लिच खां यानी निजामुल मुल्क के हाथों सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। अब देखिए, इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी, इसके बदले इसने चिनक्लिच खान को क्या किया, इसने इसके बदले चिनक्लिच खान को इनाम दिया। तो हम पढ़ते हैं इसके बदले निजामुल मुल्क को, इसके बदले इसे हैदराबाद का निजाम बना दिया, इसके बदले इसे हैदराबाद का निजाम बना दिया। तो हम पढ़ते हैं इसके बदले इसे हैदराबाद का निजाम बना दिया, इसके बदले इसे हैदराबाद का निजाम बना दिया। यानी हैदराबाद का जो पहला निजाम है वो यही है। तो आप याद रखोगे, इसके बदले इसे हैदराबाद का निजाम बना दिया। अब देखिए, जो ये सैयद बंधु हैं, तो आप याद रखोगे, आगे लेट, अब देखिए जो ये सैयद बंधु हैं, सैयद बंधु को मरवा दिया गया, लेकिन सैयद बंधु को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखोगे जो सैयद बंधु हैं, सैयद बंधु को इतिहास में जाना जाता है किंग मेकर के नाम से, इनको जाना जाता है किंग मेकर के नाम से। अब आप ये कहोगे वो कैसे, क्योंकि ये शासक बनाने का काम करते थे, यही किसी न किसी राजा को गद्दी पर बैठाते और समय आने पर उसे गद्दी से उतार देते थे। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं मोहम्मद शाह को, हम पढ़ते हैं मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा गया है इतिहास में, इसी को रंगीला बादशाह कहा गया। अब आप ये कहोगे रंगीला बादशाह क्यों कहा गया, तो देखिए इसी को रंगीला बादशाह कहा जाता है क्यों, क्योंकि इसके बारे में ये बताया गया है, ये लगभग जो समय था ये अपनी रानियों के साथ बिताता था, यानी लगभग जो ये हमेशा अपनी रानियों के साथ रहता था, हरमदल में रहता था, कभी बाहर नहीं आता था, इसलिए इसको बोला गया है रंगीला बादशाह। तो हम पढ़ते हैं इसी को रंगीला बादशाह कहा गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस समय भारत में नादिर शाह का अटैक हुआ था। तो हम पढ़ते हैं इसी के समय में भारत पर नादिर शाह का अटैक हुआ था। अब ये नादिर शाह कौन था, तो हम पढ़ते हैं नादिर शाह ईरान का रहने वाला था। तो हम पढ़ते हैं ईरान के अंदर एक वंश चलता था जिस वंश का नाम था दुर्रानी वंश, जिस वंश का नाम था दुर्रानी वंश। और इस दुर्रानी वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था, नादिर शाह, उसका नाम था नादिर शाह। और जो नादिर शाह था इसका एक नाम और था, इसे कहा जाता था ईरान का नेपोलियन, इसी को बोला जाता था ईरान का नेपोलियन। और याद रखेंगे इसी जो नादिर शाह है, हम पढ़ते हैं इसका एक सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। तो हम पढ़ते हैं नादिर शाह का जो सेनापति था, तो हम पढ़ते हैं नादिर शाह का सेनापति, इसी नादिर शाह का जो सेनापति था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, उसी का नाम था अहमद शाह अब्दाली, इसी के सेनापति का नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद देखिए 1739 में नादिर शाह ने भारत पर अटैक कर दिया। तो हम पढ़ते हैं 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और ये क्या कहलाया, करनाल का युद्ध। ये क्या कहलाया, करनाल का युद्ध। और ये करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ, एक तरफ मुगल सेना थी और दूसरी तरफ नादिर शाह था,
दूसरी तरफ नादिर शाह था। इसमें नादिर शाह की जीत हुई और मुगल सेना की हार हुई। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखिए, नादिर शाह ने भारत पर अटैक करने की योजना बनाई, क्योंकि नादिर शाह ने यह सुना हुआ था मुगलों के पास अपार सोना है, अपार धन है, तो लूटपाट के माध्यम से भारत आया। तो ये वहां से निकला तो पता चल गया था मोहम्मद शाह रंगीला को, लेकिन वो रंगीला बादशाह था, वो हमेशा बिजी रहता था, इसलिए उसने अपने सैनिकों को कहा नादिर शाह को अभी आ जाने दीजिए, बाद में कार्रवाई करते हैं। ऐसे करके नादिर शाह घुस चुका था, और जैसे ही करनाल तक पहुंचा तो मोहम्मद शाह रंगीला ने डर के क्या किया, अपनी सेना को रास्ते में ही भेज दिया इसको रोकने के लिए, और इसको 5 लाख का पैकेज भी भेजा गया था। तो यहाँ पे नादिर शाह ने मुगल सेना को हरा दिया, लेकिन जैसे ही नादिर शाह को 5 लाख का पैकेज मिला तो नादिर शाह खुश हुआ, इसने इतनी रकम पहली बार देखी थी, इसने जाने का निश्चय किया। लेकिन इसी समय में एक अवध के नवाब थे सादत अली खान, उन्होंने क्या किया, इनको लेटर भेजा और कहा आपको बहकाया गया है, आप दिल्ली पे अटैक कीजिए, आपको अपार धन मिलेगा। तो इसने क्या किया, दिल्ली पे अटैक किया और दिल्ली में जम के लूटपाट की, और ये पढ़ा जाता है दिल्ली में करोड़ों रुपए की संपत्ति इसने हासिल की। और जाते जाते जाने लगा तो इसने लाल किले में देखा किसको, मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जो मैंने बताया था शाहजहां ने बनवाया था, एक बेसकीमती सिंहासन था, सोने का हीरे का बना हुआ, उसको लेके अपने साथ कहाँ चला गया, अपने देश, और साथ में कोहिनूर हीरे को भी ले गया। तो हम पढ़ते हैं, नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक करके, नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली पर आक्रमण करके करोड़ों रुपए की संपत्ति हासिल की, अटैक करके करोड़ों रुपए की संपत्ति हासिल की, करोड़ों रुपए की संपत्ति हासिल की। ये भारत से करोड़ों रुपए की संपत्ति हासिल करके ले गया, और अपने साथ ये मयूर सिंहासन, ये अपने साथ है मयूर सिंहासन, जिसको बोला जाता है तख्ते ताउस, जो मैंने बताया था हमारे भारत के एक बेसकीमती सिंहासन था। और अपने साथ क्या ले गया, ये कोहिनूर हीरा, अपने साथ क्या ले गया, कोहिनूर हीरा, इन दोनों को ये ले गया। तो हम पढ़ते हैं, ये कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट। तो आपसे पूछा जाता है मयूर सिंहासन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, एक मिनट, टेक्निकल इशू आ गया है, शायद टेक्निकल इशू की वजह से हो गया ये, कोई नहीं, आज की क्लास को मैं एक बार यहीं स्थगित करता हूं, शायद टेक्निकल इशू है। तो देखिए, टेक्निकल इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं, बाकी बचा हुआ टॉपिक मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।